राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। दानिश कुरैशी, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यास्मीन फारूकी, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रावत जी आपका रुख करेंगे और पैनलिस्ट का बहुत स्वागत करते हैं, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। रावत जी, आखिर ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला कब थमेगा? देखिए विवेक जी, संविधान ने हमें राइट दिया है, अगर मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा किया तो उस प्रॉपर्टी के वापस लेने के लिए अपने साक्ष्य और प्रमाण में कोर्ट में दे सकता हूं और कोर्ट मेरी सुनवाई करेगा। मेरे साथ अगर अत्याचारियों ने मेरे देश के मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया उन आतंकवादियों ने, तो उसके खिलाफ वो कब्जा की हुई जो जमीन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो मंदिर है, मेरे जो धर्म स्थल हैं, उनको मैं वापस लेने के लिए कोर्ट में सुनवाई के लिए तो डाल सकता हूं। 1991 का वर्षे एक्ट है, वर्षे एक्ट के तहत मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं उसको तोड़ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन मैं अपनी बात को कोर्ट के सामने तो कह सकता हूं, ये मेरे साक्ष्य हैं, ये मेरे प्रमाण है, ये देखिए, आप इनको स्वास्तिक देखिए, आप पिलर देखिए, खंबे देखिए, चिन्ह देखिए, ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके यहाँ दरगाह बनाई गई या मस्जिद बनाई गई है। तो और साथ में मैं उन किताबों के साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि चाहे दूसरी जगह जितनी भी किताबों के अंदर लिखा है, क्योंकि हर इतिहासकार उस समय इतिहास को लिखता था और उस इतिहास की किताबों में उस समय बड़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता था। तो इसलिए विवेक जी, ये मेरा राइट है। अब मेरे राइट के अनुसार मैंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उस पर कोर्ट ये फैसला करेगा कि मैं अपनी बात को जायज तरीके से कह पा रहा हूं या नहीं कह पा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट मेरी अपील को डिसमिस कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोर्ट को लगा होगा कि मेरी जो अपील है उसमें जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित साक्ष्य हैं, किसी किताब में लिखे हुए हैं, वहां पर मौके पे वो मौजूद हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर सुनवाई की डेट मुझे मिलेगी। इसमें तो कोई भी हो सकता है और ये हमें संवैधानिक अधिकार है। हम कोई जबरदस्ती वहां जाके बुलडोजर नहीं घुमा रहे हैं कि भैया दरगाह को हटा दो, मस्जिद को हटा दो, हरि हर मंदिर बना दो, या कृष्ण जन्मभूमि पे बगल में दरगाह बनी है उसको हटा दो, ज्ञानवापी को तोड़ दो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये सर्वे होना चाहिए और सर्वे में हमारी अपील को एक्सेप्ट किया है, उसके लिए हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे साक्ष्य हम आगे और प्रस्तुत करते रहेंगे। आपकी एक अपील ऐसे ही डाली गई थी कोर्ट में, जिस पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश आया। भाई साहब, 4 लोगों की जान चली गई। देखिए विवेक जी, जान तो राम मंदिर के ऊपर, बाबरी मस्जिद पर लाखों लोगों की चली गई, जान तो अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी लाखों लोगों की गई, और जान तो आपने देखा होगा हाजी सोफिया मस्जिद तुर्की के अंदर, उसमें भी गई जान तो जाती रही है। और जब अपने हक की लड़ाई कोई लड़ेगा तो ये थोड़ी है कि जान के डर की वजह से हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो मेरा राइट है, जो मेरा धर्म है, मेरा जो दीन है, मेरा ईमान है, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर उसमें जान चली जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और यही बात मुस्लिम पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, मेरा धर्म है, मेरा दीन है, मेरा ईमान है, मेरी मस्जिद है, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो ठीक है, वो जान फिर तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, अदालत सब बंद कर देते हैं। विवेक जी, वो तो जान ले रहे हैं, वो जान लेना जानते हैं, हम जान लेना नहीं जानते। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम कोर्ट के सामने प्यार से बात कर रहे हैं। जान तो उन लोगों ने ली है, वो दहशत फैलाना चाहते हैं, उनको पता है इस बात का कि ये कहीं ना कहीं हम गलत जगह पर हैं और कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि पहले दहशत फैला दो, इतनी दहशत फैला दो कि जो हिंदू लोग हैं वो आगे के जितने भी मस्जिदें बनी है, मंदिर तोड़ करके उन पर अपना दावा पेश ना कर सके। ये तो एक दहशत फैलाने का तरीका है और वो हमेशा से करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आखिर जरूरी क्या है कि हर मस्जिद खोद करके देखेंगे? फिर लाल किला खोद दीजिए, ताजमहल भी खोद दीजिए। हर मस्जिद नहीं विवेक जी, जहां पर प्रूफ है। आप लोगों ने तो पहले 3 मस्जिदों की बात की थी। आपने कहा कि अयोध्या हो गया, 2 और चाहिए, काशी विश्वनाथ और मथुरा में हमारे आराध्य देव का जन्मस्थली है। अब आप अजमेर चले गए, कल को आप बोलिएगा लाल किला, उसके बाद बोलिएगा ताजमहल। ताजमहल बोल ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दे दो उन तीनों को, एक तो मिल ही गया है, 2 और दे दो, बाकी कहानी खत्म। कहां फिर अभी अजमेर का सवाल उठा दिया आप लोगों ने। भाई सवाल तो रावत जी यही है ना कि आखिर ये जो सिलसिला रुकेगा कब? ये
ये सिलसिला तभी रुकेगा जब हमारी कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी ये दोनों साफ हो जाएं, क्योंकि 3 का नारा शुरू से था, वो 3 पे ही रुक जाएगा। लेकिन दें तो सही, वहां भी हाँ करने के लिए तैयार नहीं है, जब साक्ष्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि यहाँ पर जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो दे देते हैं तो फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐसी चीजें समाप्त हो सकती हैं। सैयद जवाद, आखिर क्यों इस तरह के मामले को तूल दिया जा रहा है? और भाई अगर कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का या कोर्ट में याचिका मंजूर हुई है तो इतना हो हल्ला हंगामा मचाने की क्या आवश्यकता भाई? जी विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये पूरा मसले जो है वो जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके पास बचाने को अब कुछ नहीं रहा। देश के अंदर बेरोजगारी को बताने के लिए कुछ नहीं रहा, महंगाई को बताने के लिए कुछ नहीं रहा। लगातार पेपर लीक आउट हो रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है जवाब। युवा भड़क ना जाए तो हिंदू मुसलमान की उसको चाशनी देते रहो और दंगे के अंदर उसको झोंकते रहो। 5 लोगों की 4 लोगों की जान चली गई और वो अभी भड़काने वाला बयान दे रहे थे, आपने उनको रोका नहीं कि जान तो जाती है, चली जाएगी तो क्या है। ये पूरा भड़काने वाला बयान है और ऐसे बयानवीरों के ऊपर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके, अगर यही बात मैं बोल दूं तो अभी बहुत ज्यादा इनको आपत्ति हो जाएगी, या कोई भी एक मुस्लिम समुदाय का कोई भी एक शख्स बोल देगा। जिस तरीके से अभी ये जो हिंदू धर्मगुरु रावत बोल रहे थे, पूरा बवाल मचाने वाली बात बोल रहे थे, लोगों को भड़काने वाली बात बोल रहे थे और आपने इनको रोका नहीं, बोलने दिया। बहरहाल, इसके हम जानते हैं इस चीज को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर लगातार इस तरीके की चीजें हैं, और आप क्या, इनको अगर 3 भी मिल जाएंगे तब भी ये नहीं रुकेंगे। सबसे पहले आपने कहा 3 से बात हुई थी, माफ करिएगा, सिर्फ विवाद जब हुआ था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया, और जिस वक्त ये मुलायम सिंह को कोसते हैं दिन रात पानी पी पी करके, उस वक्त कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई कुछ नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और स्ट्रक्चर को गिराना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जब आप एक तरफ ये मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर को गिराना उस वक्त 6 दिसंबर काला दिन था, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और सब कुछ हो गया। हम लोग ने यही कहा था कि एक हो गया, उसके बाद ये विवाद थम जाएगा। अब 800 साल पुरानी, 800 साल पुराने, इनको रावत जी को ये भी नहीं पता होगा कि इनके परदादा सरदादा लक्कड़दादा सरदादा कौन थे। इनका भी हम सबूत मांग लेंगे तो फिर बड़ी मिर्ची लग जाएंगी, या कोई भी सबूत मांग लेगा अपनी परदादी सरदादी नरदादी के, बताओ कि तुम अपनी असली औलाद हो या नहीं हो, तो बड़ी मिर्ची लगेंगे और बड़ी आपत्तिजनक बात लगेगी। 800 साल पुरानी लोगों की श्रद्धाएं हैं। इतने बड़े बड़े हिंदू राजा, इतने बड़े बड़े मुस्लिम शासक, इतने बड़े बड़े अंग्रेजों के मानने वाले लोग, उस वक्त अंग्रेजों को सबकी आस्था रही, और ये आज नए आए हैं सनातन धर्म की फॉलो करने। ये नया लेकर के आए हैं कि देश के अंदर आग लगा देंगे, क्योंकि मणिपुर इन्होंने जलाया है। उसके बाद आपने देखा होगा संभल के अंदर जिस तरीके की चीज हुई, सरकार का, प्रशासन का नाकामयाबी का एक बड़ा नजीर सामने है। उससे पहले बहराइच के अंदर आपने देखा किन लोगों के नाम हुए, भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक ने खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, और उसके बाद अब आपने उससे पहले नू हिंसा भी देखी थी, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की देखरेख में सब कुछ होता रहा। आप कह रहे हैं मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन आप 2-3 चीजों को एक साथ ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने लंबी बातचीत की लेकिन आप किसी एक चीज पर नहीं आ रहे, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं सैयद जवाद जी। मैं आपसे बस एक ही लाइन की बात पूछ रहा हूं, कोर्ट में कोई याचिका डली है, कोर्ट ने सर्वे की बात कही है, इस पर इतनी हाई तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के अंदर आप उस सर्वे के खिलाफ आप ऊपरी अदालत में चले जाइए, आप उस सर्वे पर स्टे ले आइए। क्या इससे पहले किसी आदेश पर स्टे नहीं लगा है? देखिए, या इससे पहले ये कहा जाएगा, इससे पहले ये कहा जाएगा कि मस्जिद में कोई घुसा है और मस्जिद में कोई अंदर आए तो उसको मार दो? संभल में क्या हुआ? ये तो संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश के ऊपर अगर कोर्ट के अंदर कोई चीज गलत हो रही तो उसको गलत नहीं बोला जाएगा। दूसरे अरे भाई साहब, तो कोर्ट का स्टे लेकर आइए ना, ऊपरी अदालत में चाहिए। ये थोड़ी तलवार निकाल लेंगे और हथियार निकाल लेंगे और तमंचे पिस्टल निकाल लेंगे, ये तो मतलब बनता है क्या? विवेक भाई, लोगों की भावनाओं के साथ यहाँ खेले जा रहा है, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं जा रहा है। अरे भाई साहब, भावना, देश भावना से नहीं चलता है। एक बात सुनिए मेरी बात से, जवाब, भावनाओं को रखिए साइड में। आप देश भावनाओं से नहीं, देश संविधान से चलता है। अभी आपने जय संविधान कहा है, अभी आपने अपने संबोधन की शुरुआत में जय संविधान कहा है। भावनाओं को कोर्ट, अदालत, पुलिस और भारतीय न्याय संहिता और संविधान, आपकी भावनाओं के हिसाब से कोई चीज नहीं होगी। आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए। विवेक, हो गया, आप मेरा
हम तो संविधान को मानते हैं, लेकिन जिन्होंने संविधान का विरोध करा, प्रतिलिपियां जलाई, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की बात करी, तिरंगे का अपमान करा, आप उनसे तवक्कुल और करेंगे? आपके स्टेटमेंट से जिन्होंने- उनको बल मिलेगा। जिन्होंने- आप जो जवाब जी किनको कह रहे हैं वो मिलेगा? बोलेंगे कि हमारे 80 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का क्या, फिर क्या जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, आप ये तो संविधान चलते नहीं, हम तो मानते हैं संविधान को, लेकिन ये संविधान विरोधी लोग मान कहा रहे। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पॉइंट नंबर 3 बता दीजिए क्या है, चलाइए अपनी स्क्रीन पे, चलाइए अपनी स्क्रीन पर। अरे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, 1991 का वर्शिप एक्ट मैं आपको मुंह जबानी बता देता हूं, दर्शकों को भी पता है बता दीजिए। कि किसी भी नहीं पता जो है। किसी भी मंदिर और लगाइए, स्क्रीन पे 1947 से पहले के किसी मंदिर और मस्जिद के ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और उसमें जो आपका बाबरी मस्जिद है उसको एक्सेप्शन रखा गया था। अब आप इसको उसके बाद छोड़ क्यों दीजिए, हुआ उसमें मत आइए। क्यों अब हुआ जो उसके सर्वे, बाद? अब मुझे एक बात बताइए, चलिए आप एक बात बताइए, अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। काशी विश्वनाथ में जो सर्वे हुआ, ज्ञानव्यापी में जो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद क्या हो गया? हुआ कुछ? बेवजह माहौल यही बनाना कह आप रहा हूं। लोगों को। ये तो सरकार का निकम्मापन है, निठल्लापन है। अगर नैतिकता होती तो अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले लिया जाता, ये नैतिकता के आधार मतलब? पर इस्तीफा दे देते, और ये भी नहीं था तो नहीं तो इसका मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती भाई सरकार। सर्वे में ये बात साबित हो गई ना कि नीचे मंदिर के पाए पाए गए, मंदिर के निशान पाए गए, कमल निशान पाए गए, सब कुछ मिला ना। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मैं कह रहा हूं सिर्फ माहौल बनाना मकसद है क्या? और बात भावनाओं की है, फिर 80 करोड़ की भावनाओं की बात वो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया वो आस्था की बुनियाद पे ही दिया गया है। आप पढ़ लीजिएगा उसको उठा करके। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है बाबरी मस्जिद के उसमें कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद मतलब बनाई गई। एएसआई के जो और सर्वेयर मस्जिद को थे तोड़ा जाना criminal offense। एएसआई के जो बाहर से सर्वेयर वो- थे के मोहम्मद, सैयद बाहर जवाद से से। सर्टिफिकेट लेकर जाते। बाहर के से वो मोहम्मद जिन्होंने दबाव में जिन्होंने है। जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे किया था, वहां पर खुदाई करके वो सैयद जवाद से सर्टिफिकेट लेकर जाते, और सुप्रीम कोर्ट आस्था नहीं, के हिसाब से फैसले दे रहा है। वो मतलब कुछ सरकार भी के बोलना है। टुकड़े पे पल करके ये समझ और ले फिर जा रहा है, आप कुछ भी कहेंगे नहीं कि बोलना। भाई आप लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश यही तो नहीं बात- करते हैं। आप ना कोर्ट में सुनने देना चाह रहे हैं, ना यहाँ सुनाने देना चाह रहे हैं, यही तो मसला है। आप एक पक्ष के आपके होते हुए सरकार को आपसे अच्छा कौन डिफेंड कर सकता है? मुझे लगता है विवेक भाई आप सबसे अच्छा सरकार को जो है डिफेंड करते हैं। आपने मेरा सवाल फिर आप रावत जी सबका से कौन सुना करे? नहीं, आपको सवाल भी सुनने चाहिए थे सैयद जवाद। मैं आ रहा हूं आपके पास। वो तो भड़का है टीवी को बस। मैं उन्होंने नहीं, अभी मैं आ रहा हूं आपके भड़काऊ पास। तो आपने बयान दिया है, आपत्ति जाहिर की ना, आपने उन्होंने- आपत्ति जाहिर की। अरे मेरा आपने सवाल आपत्ति उनसे यही नहीं था ना कि की, 4 लोगों की आपने जान चली गई। आपने ऐसे रावत जी को ऐसे नहीं रोका। ऐसे ऐसे अपील का, ऐसी याचिका का क्या फायदा? लेकिन अरे उसमें आपने आपने रावत जी आग को में रोका घी नहीं। डालने का काम किया कि ये भावनाओं को भड़काने की हाँ। कोशिश हो रही है। अरे भाई कोर्ट का आदेश भावनाओं को कैसे भड़का सकता है किसी के? बिल्कुल भड़का सकता है, भड़का नहीं रहा तो क्या हो गया संभल में? ये भड़की नहीं, आप हाँ किसकी तो वजह क्यों से भड़के भड़की है? फिर? भाई सर्वे किसकी- की तो बात किसकी आस्था की थी, बुनियाद पर? सर्वे की तो बात थी। जब वक्फ बोर्ड दिल्ली अरे के क्यों 6 तो मंदिर, आप बोले? मुझे एक बात बताइए, वक्फ अरे बोर्ड क्यों दिल्ली के हो 6 जाए? मंदिरों पर अपना दावा करता है, कौन सी दिल्ली में आग लग गई भाई? अरे कौन सा दिल्ली में तलवारें निकल गई और त्रिशूल चला दिया गया? कौन सी भावनाएं भड़की जब वक्फ बोर्ड ने कहा कि 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? कौन गया कोर्ट? कोई कोर्ट गया उसमें? तो मुझे बताइए ना, कहां भावनाएं भड़की? आप झूठ पे कहां लगे। भावनाएं भड़की? कहां भावनाएं भड़की? नहीं भड़की। यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि बात को समझिए आपकी नहीं समझ में और आ रहा। आग में घी डालने का काम मत कीजिए। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, फिर आपका रुख करूंगा। ये आग में घी डालने का काम आरएसएस के लोग करते हैं, और यही जो है संगठन के लोग करते हैं जो बैठे हैं अभी, जिन्होंने आग लगाई है। ठीक है, फिरोज बख्त अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल पे, सौरभ दुबे, उसके बाद में दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रहा हूं। ये क्या मसला है सौरभ दुबे जी? भाई आखिर इस देश में कोई तो एक लिमिट तय होगी कि भाई इसके बाद ये नहीं करना है। नहीं, लिमिट कैसे तय करेंगे आप बताइए? लिमिट तो तय करने वाली सरकार है। सरकार की तरफ से कभी कोई बयान, अगर इस तरह का कोई बयान आ रहा हो तो सरकार की बातों को मानना चाहिए। हमें तो सरकार पे विश्वास करना चाहिए, संविधान पे विश्वास करना चाहिए, लोकतंत्र पे विश्वास करना चाहिए। चीखने और चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर अगर कोई चीख और चिल्ला रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, जब लोग कहते हैं कि वक़्फ़ की बोर्ड पे जो है लाल किला बना हुआ है, वक़्फ़ की बोर्ड पे ताजमहल बना हुआ है, तो वो भी किसी सरकार का जो है वो ऑफिशियल बयान नहीं होता। लोगों की भावनाएं हैं, लोग कहते हैं, उस पर जो है जो भी सरकार है वो फैसला लेगी। इसी प्रकार से जो लोगों की भावनाएं हैं, हिंदू आस्था के अंदर जो लोग की भावनाएं हैं, उनका मानना है कि इस जगह पर क्या ये मंदिर था,
अगर उसको लेकर के वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट एक आदेश देता है, तो कोर्ट के आदेश को तो हम सबको मानना हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। भाई कोर्ट उसके अंदर शामिल हो चुका है, बिना कोर्ट के तो कुछ भी कहे, कोई जबरदस्ती, कोई तोड़फोड़, सवाल कोई कोर्ट इस के तरह आदेश का का कोई नहीं है। काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है। सौरभ दुबे जी, सवाल इस बात का है कि सिलसिला कब रुकेगा? मैं वही बता रहा हूँ और- आपको, देखिए सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। देखिए जहाँ तक अजमेर शरीफ की बात है, ठीक है, दरगाह की बात है, सरकार जो है लगभग 800 वर्ष हो गए उस दरगाह पे। जितनी भी सरकारें आई वहाँ पर सब सरकारों ने कभी कोई छेड़छाड़ की नहीं की। आपको ये भी नहीं पता होगा, मैं बता दूं, दरगाह कमेटी भारत सरकार के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत काम करती है। पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो उसके जो है जो उसका चुनाव होता है, उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। वहाँ पर जब उर्स लगता है तो बाकायदे जो है वहाँ के डीएम और एसपी शामिल होते हैं उस पर, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से। अरे तो बेवजह उंगली करने की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब उंगली दीजिए ना। सरकार आप नहीं कहाँ कर रही है गोल-गोल घुमा ना रहे हैं? सर, उंगली सरकार थोड़ी ना कर रही है, कौन लोग कर रहा है? हैं, लोगों की आस्था है। अगर लोगों को लगता है, एक बात बताइए, एक बात तो सच है ना कि ये देश का जो इतिहास है वो सनातनी इतिहास है। नहीं नहीं, इस देश के इतिहास मकसद तो में साफ नजर आता है कि हिंदू मुसलमान करवाना। नहीं, हिंदू मुसलमान कौन करवा रहा है? हिंदू मुसलमान बताइए। इस तरह की याचिकाओं का मकसद क्या लगता है? मैं तो आपसे भाई पूछ रहा हूं। याचिका देना, इस यहाँ पर इस देश के अंदर ऐसी ऐसी याचिकाएं लगा दी जाती हैं कि आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। लोग परिवार में जो है अपने पत्नी को लेकर के याचिका लगा देते हैं, पति को लेकर याचिका लगा देते हैं। तो याचिका लगाने का तात्पर्य समझिए। अरे भाई, पति पत्नी की याचिका में नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप समझिए। माहौल नहीं बिगड़ जाता है। माहौल घर के अंदर का माहौल बिगड़ता होगा, मोहल्लों और जिलों में लड़ाई नहीं हो जाती है, वही मैं कह रहा हूं कि दो पक्षों में तलवारें नहीं खिंच जाती। माहौल बिगाड़ने का काम जो लोग करते हैं वो आपके चैनल पे देख के सैयद जवाद जैसे लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर जो है जिस प्रकार से ये लोग बयानबाजी करते हैं, इनके मौलाना, नहीं तो आप भी तो आस्था की बात करें कि भाई हमारी आस्था है आपकी, फिर से कह रहा हूँ आपको, आस्था है आपकी। आप जाके देखिए आस्था का क्या स्थिति है। आप गोवा के बारे में जानते हैं कुछ? गोवा में कितनी मंदिरें थी पता है आपको? मेरी आस्था सुन, पुर्तगालियों ने कितनी मंदिरें तोड़ी गोवा में? अब मेरी आस्था तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान करते हैं आप लोग जानबूझ के। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मेरी आस्था, गोवा में कितनी मंदिरें पुर्तगालियों ने तोड़ी? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने अभी तक तो बात ही नहीं की हिंदू मुसलमान की। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस तरह की याचिकाओं का मतलब क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह में 800 वर्ष से चादर चढ़ रही है, हर प्रधानमंत्री चादर चढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर स्वयं मैं 6 बार गया हूं मंत्री के साथ, 6 बार मैंने चादर वहां पर चढ़ाई है। ये हमारे जो है गवाह हैं यहाँ पर बैठे हुए फिरोज भट्ट साहब, ये जानते हैं अच्छे से, हमने भी वहां पर चादर चढ़ाई है। लेकिन मैं दानिश कुरैशी जी के पास सुन लीजिए, आपने चादर चढ़ाई है तो आप इस बात का समर्थन कीजिए कि फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर उसकी कोर्ट आदेश देता है तो हम कोर्ट के आदेश को कभी नहीं रोक सकते। और वहां पर खुदाई होगी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम वहां पे मंदिर बना के पूजा पाठ करने जा रहे हैं। कौन सी खुदाई? कहां खुदाई हो गई? ज्ञानवापी में कहां खुदाई हो गई? कोर्ट आदेश देगा तो ये लोग रोक रहे हैं ना। ज्ञानवापी के आदेश, दानिश कुरैशी एक सेकंड से जवाब। दानिश कुरैशी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है। देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दानिश कुरैशी जी, भारतीय जनता पार्टी ये बहुसंख्यक सरकार क्या होता है? 80% हम लोग ये तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सेकुलरिज्म क्या हो जाएगा? इसका मतलब सेकुलरिज्म ताक पर रख दीजिएगा। दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे आज आप लोग। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों को आज मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे आप लोगों में से कोई भी। दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, भावनाओं को भड़काने की बात की जाती है। अरे भाई, याचिका लगा है, आदेश आया है, सर्वे कर लेने दीजिए, बात खत्म हो गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं कि जिस तरीके के हालात देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पहले भी कह चुके हैं असद साहब, और मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि बार बार इस तरीके का प्रोत्साहन देना, ये प्रोत्साहित करना, ये स्टैब्लिश करता है कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपको छोड़िए, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या दूसरी सारी बातें, या कि अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे कुछ या ऊपर कुछ, ये सारी बातें छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि एक संभल में जो कुछ घटना घटी, उसमें वहां पर प्रशासन ने, ये दंगा हो जाने के बाद प्रशासनीय तौर पर काम करने के लिए वहां पर धाराएं लगाई, कहते भाई अलग अलग तरीके से 2 से ज्यादा 4 लोग इकट्ठा ना हो। तो ये हो गया प्रिकॉशनरी स्टेप। और आम तौर पे अगर आपने देखा होगा कि पक्ष में विपक्ष में राजनीतिक तौर पर जब भी प्रशासन को लगता है कि भाई इस तरीके की परमिशन देने से परिस्थितियों का निर्माण होगा, इंतजाम होने की बात छोड़ दीजिए,
देने से परिस्थितियों का निर्माण होगा, तो उस पर पाबंदियां बिल्कुल देसी भाषा में धारा 144 में जो जो हमारे यहाँ लगती है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। उन्हीं धाराओं में उन पर पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि इसमें ये हो जाने की संभावना है। अब जब हो जाने की संभावना कहीं भी आप देखते हैं तो उसका प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने कर ली, आपने भी कर ली, बाकी पैनलिस्टों ने भी कर ली। मैं ये कहता हूं कि 1000 साल पहले किसी ने कोई किसी का धार्मिक स्थान तोड़ दिया या बना दिया या खत्म कर दिया या एस्टैब्लिश कर दिया। हमारे यहाँ का वर्तमान जो कानून है वो तो ये कह रहा है कि भाई जो नेचर है, जो क्रिएशन है, उसका वो चेंज नहीं किया जा सकेगा। ये तो आप भी मानेंगे, मना नहीं करेंगे। ये मुझे भी मानना पड़ेगा, तमाम लोगों को मानना पड़ेगा। अब मैं सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको ये कहता हूं कि कोई सर्कमस्टेंसेस में इस देश के कानून के मुताबिक भाई आपका घर या आपकी प्रॉपर्टी या आपका स्टूडियो जो है वो कानूनन मैं कभी पा ही नहीं पाऊंगा। उसके बावजूद भी अगर उसके लिए घर्षण कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए, क्या दिलों में गुबार पैदा करने का काम नहीं है कि मैं शांडिल्य जी का जो घर है वो ऑलरेडी मेरे दादा परदादों के पास कब्जे में था, लेकिन अब नहीं। तो ये जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं कर रही हैं, एक ये सवाल और बहुत बड़ा अपराध है। एक सवाल और लूंगा दानिश कुरैशी जी। जी, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, ताजा खबर है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आपको, 6 मंदिरों पर दावा किया और कहा कि ये मंदिर वक्फ की संपत्ति है। तो कोई भावनाएं नहीं भड़की। इस मामले में कई सारे सवाल उठाए गए, तो उस पर भी कोई विवाद नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये तो आस्था का विषय है, तो इससे दिलों में गुबार कैसे पैदा हो जाता है, भावनाएं कैसे भड़क जाती है, और वहीं क्यों भड़कती हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए तो विवेक जी। मेरा सवाल यह है, जब मंदिरों पर सवाल उठाए जाते हैं तो भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भड़कती नहीं या भड़काई नहीं जाती हैं। लेकिन जब मस्जिद को लेकर या फिर मुस्लिम धर्म से जुड़े किसी पर्टिकुलर जगह को लेकर सवाल पूछे जाते हैं या कोई आदेश आता है, तो लोगों की भावनाएं कुछ ज्यादा भड़क जाती हैं, और ये वहीं ज्यादा होता है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती है। ऐसा क्यों है? नहीं 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 नहीं, ये भावनाएं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भावनाओं के नाम पर अगर मस्जिदों की बात तो छोड़ दीजिए, आप इस देश के अंदर में पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करके बाबरी मस्जिद ढाने का प्रोग्राम चलाया। बताइए, ये भावनाएं के नाम पर आतंक और अत्याचार नहीं था? बताइए तो, ये क्या दानिश कुरैशी ने किया था? सैयद जवाद ने किया था? किसने किया था बताइए तो? दानिश कुरैशी मुसलमान है, उसने किया था। जो सैयद जवाद मुसलमान है, उसने किया था। अब इससे आगे सुनिए, मैं आपको कहता हूं कि संजौली में जो मस्जिद का मामला था वो मामला प्रशासन का और वहां के निजामिया का था, ठीक है। उसके बाद जो वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं के लोग जो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा निकालकर और जगह पर पहुंचे थे, ये भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं था। देखिए, इंटरप्ट मत करिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्यों कर रहे हैं भाई? एक बात बताइए। नहीं, सुन लीजिए। अरे मेरी बात आप सही बोल लीजिएगा, बाद में मैं खत्म कर लूं फिर बोलिए ना आप। नहीं, आप दूसरों पे आरोप डाल रहे हैं, अपने को कब, अपनी सच्चाई को कब स्वीकार करेंगे? आप अपनी सच्चाई को क्यों स्वीकार करते हैं? अयोध्या के मसले पे हमको कोर्ट जाना पड़ा, अयोध्या के मसले पे हम कोर्ट गए, आपने अपनी तरफ से कोई कहा कि नहीं हिंदू भाइयों की जमीनें ले लीजिए? बाबरी मस्जिद, अरे क्यों सुनिए मेरी, बाबरी मस्जिद में किसको फांसी हुई? जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था भाई साहब। मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था। अरे वो आज भी मस्जिद है, सुनिए, वो आज भी मस्जिद है। और अगर सिग्नेचर है, वो अब कहां से मस्जिद है? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तमाम जजेस का सुनिए, तमाम जजेस के सिग्नेचर ला के दीजिए ना, मेरे पास नहीं है वो कॉपी, मैं कब से मांग रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है मुझे। आप ला के दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानते हैं कि नहीं मानते? सौरभ द्विवेदी जी, बात पूरी होने दीजिए। फिरोज बख्त अहमद बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड। दानिश कुरैशी बोलिए। देखिए, अब मैं आपको एक बात कहूं कि अभी जो हमारे वो पूरी जो मैटर थी बाबरी मस्जिद वाले मामले में, अभी हम एक आध दो दिन पहले ही मैं हिंदुस्तान अखबार जो है उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि भाई मैंने जो है भगवान से नहीं पूछा, जबकि वो तो खुद पक्षकार थे बाबरी मस्जिद में। अब आप मुझे बताइए कि जब उन्हीं से पूछा जा रहा होगा तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा बताइए ये? और शायद आर्टिकल की कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। देखिए, ये गलत बात है। एक ये पार्टी के प्रवक्ता होकर के
इस देश में जो है एक जिम्मेदार नागरिक है, मैं मानता हूं दानिश भाई, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बयान आने के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, बार बार बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। यही मैं कहता हूं कि आप लोग दानिश कुरैशी वापस लौटूंगा आपके पास। जी दानिश कुरैशी वापस लौटूंगा आपके पास। आपने अभी थोड़ी देर पैनल पर कहा कि बाबरी थी, बाबरी ही है वहां पर। मैं इसी मानसिकता को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। एक हाथ में आप संविधान रखते हैं और एक हाथ में आप बाबरी रखते हैं जी, तो ये इक्वली नहीं चल सकता है सर। मैं ये दोनों दो नाव पर पैर सवारी करने वाली बात हो गई। नहीं, मैं इसका जवाब दूं। ये इसको हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं, सुनिए, मैं आपको जवाब दूं जल्दी से। हाँ, फिर फिरोज बख्त अहमद वेट कर रहे हैं। ये चंद्रचूड़ साहब का स्टेटमेंट है, शायद हिंदुस्तान। अरे भाई साहब, एक पिटीशन दायर कर दीजिए जाके चंद्रचूड़ साहब के फैसले पर सर। इसके बाद चंद्रचूड़ साहब और बोलिए कि उस फैसले को कैंसिल कर दें। इसका मतलब ये थोड़ी, एक से सौरभ दुबे जी मुझे बात करने दीजिए ना। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि खुद ही फैसला करने आप निकल जाएंगे। आप कोई चीफ जस्टिस है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो खुद पक्षकार थे, अगर उन्हीं से किसी ने पूछ लिया जस्टिस ने, तो फिर इंसाफ कहां मिला? मैं उसकी बात कह रहा हूं कि इंसाफ कहां नहीं मिला। तो के मोहम्मद साहब को तो जस्टिस साहब तो ये डिप्लॉय करके नहीं गए थे। अरे सुनिए मेरी बात, जो एएसआई के सर्वेयर थे, जिनके सर्वे के आधार पर फैसला आया, उनको क्या उन्होंने डेप्यूट करवाया था? उन्होंने नौकरी दिलवाई थी, उन्होंने लगवाया था, और वो बीजेपी की सरकार में आए थे। अब ये डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। नहीं, दूसरी तरफ मैं बताऊं, इसमें तमाम लोग मिले हुए हैं, इसमें कांग्रेस भी मिली हुई है, क्योंकि 1949 में तो भाजपा था ही नहीं, कोई था ही नहीं। भाई साहब, वक्फ बोर्ड का 2013 का संशोधन उठा के पढ़ लीजिएगा, अपीजमेंट वाला काम फिर मैं भी शुरू करूंगा, फिर वो 1947 से शुरू हो जाएगा मामला। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। नहीं, अभी कुरैशी साहब अभी दूसरी तरफ चला जाएगा मामला। फिरोज बख्त अहमद साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, मंशा क्या है? जी विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं विवेक भाई? जी मैं सुन पा रहा हूं। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं विवेक जी? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं, मैंने सभी अपने भाइयों को, काबिल भाइयों को बहुत गौर से सुना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, धैर्य से और सब्र तहम्मुल से मेरी बात सुन ले, ठीक है? ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ, ना ही मैं चाहूंगा कोई मेरे बीच में बोले। अब ये जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी उठी है ना, देखिए सदियों से, मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि भारत पे रहमते परवरदिगार है, प्रभु राम कृपा, प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। हमेशा से हम इसी तरह से रहते चले आए। हमारी जो संस्कृति है साझा संस्कृति है, मिली जुली तहजीब से हम रहते चले आए हैं, और गंगा जमनी तहजीब है। अब इसमें इस तरह की बातें उठती हैं तो बहुत अफसोस होता है। यूपी में किसी ने कह दिया, एक यूपी नाम के कॉलेज को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, कि हमारी प्रॉपर्टी है। इन चीजों से काम नहीं होना। और सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड को या मस्जिदों को, खानकाहों को जो नुकसान पहुंचा है विवेक भाई, ये वक्फ बोर्ड के अफसरों ने, इनके वकीलों ने पहुंचा है। खुर्द-बुर्द कर दी, अपने पाइयों में करोड़ों की, अरबों खरबों की जो है उन्होंने जायदाद बेच दी। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। हमेशा से मैं मुसलमानों से हमेशा ये कहता हूँ कि यार मुसलमानों, तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त हिंदू है और सबसे बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान है। मैं हिंदुओं से भी ये कहता हूँ, दोस्तों से, कि जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं, सारे मुसलमान जितने भी हैं, 99% क्या 100% मुसलमान, वो देशभक्त हैं, वो मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क पे जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। हमेशा से हम एक वी हैव लिव्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, उसी तरह से मिलकर रहते चले आए। अब ये कहना कि भाई फलां जगह मंदिर था, बौद्ध मंदिर था, हिंदू मंदिर था, ये इन चीजों से बचना चाहिए। ये जो हो चुका, जो मुगल लोग या सुल्तान करके चले गए, उन्होंने अगर मंदिर ढाए, वहां पर मसाजिद बना दी या खानकाहें बना दी या दरगाहें बना दी, वो गलत है। लेकिन उसका बदला आज के मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए। दानिश साहब भी कह रहे थे कि 1000 साल पहले कुछ हुआ, तो मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। अब हम लोग जो हैं, हम जगत गुरु बनने की राह पे हैं, तो उसमें जब तक हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रहेंगे, और जैसे मोहन भागवत साहब ने भी कहा था कि हिंदुस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है, उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और आखिर में कह के बात को तमाम करूंगा कि मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा था, अगर हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, हर मदरसे के नीचे, मेरे घर के नीचे भी हो सकता है मंदिर हो, मैं जाकिर नगर में रहता हूँ, मुस्लिम इलाका है, मानता हूँ मंदिर होगा, लेकिन जो गलतियां हो गई
वो उनको मेरे ख्याल से उनको आग करते हैं, उन पे मट्टी डालते हैं और एक खूबसूरत मिली जुली तहजीब से हम रहते चले आए हैं। हिंदू ने मुसलमान को समझा है, मुसलमान ने हिंदू को समझा है। कबीर ने भी ये कहा था, आई डू नॉट लुक इनटू द आईज ऑफ द अदर मैन, अ हिंदू और अ मुस्लिम। मैं सामने वाले की आंख में एक इंसान देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम से उठ के, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इसको हम चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान हों, चाहे वो जवाद साहब हों, चाहे वो हमारे सौरभ साहब हों या कोई भी हो, हम सब ठीक भाई है। भाई हैं। हम औलाद हैं इस मुल्क की, ठीक है? तो इसे खूबसूरत बनाना चाहिए, इसको विश्व गुरु ठीक है भाई, बनाना रावत जी चाहिए। क्या विचार है हम आपके? लोगों का काम है, जी मैं, देखिए दानिश, विवेक जी, आप सब लोग मिलके इसको खूबसूरत, इसको हम एक ऐसी दुल्हन बनाएंगे कि विवेक ये जी, अमेरिका, जी चाइना सबसे आगे बढ़ ठीक है। जाएगा। फिरोज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है फिरोज जी। जितना ही खूबसूरत मुल्क है, हिंदू भी खूबसूरत है, मुसलमान भी खूबसूरत हैं, देशभक्त भी है। मैं ये नहीं कहता देशभक्त नहीं है मुसलमान, लेकिन कश्मीर का क्या हाल हुआ? उस समय देशभक्त मुसलमान आगे नहीं आए। उस कश्मीर में समय जो पर जो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाला ब्राह्मणों का बहुत जो गलत हाल था। हुआ वो हम आगे उसके नहीं आए। खिलाफ हैं। बिल्कुल सही अभी कह रहे हैं वेस्ट आप। बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का हालत हो रही है वहां नहीं आगे आए। गौ हत्याएं हो रही हैं, वहां आगे नहीं आए। गलत है, जहां पर भी बिल्कुल कहीं पर गलत आपको किया। दिखता है हिंदुओं कि के साथ बहुत कम कश्मीर संख्या के में लोगों ने हिंदू हैं, वहां पर उनको मार 1989 के और भगा दिया 19 के जाता है। वो खिलाफ हैं अपने हम। घर के आगे लिख देते हैं कि ये घर बिकाऊ है। वहां पर कोई मुसलमान भाई आगे नहीं आता है। ये सारी की सारी गंगा जमुना तहजीब जो है मैं आगे हिंदुओं के आया बस हूँ, की बात नहीं है। मैं आगे आया हूँ, इसमें और दोनों को बहुत ही से हाथ बटाना मुसलमान ऐसे हैं पड़ेगा, जो बोलते नहीं है, दोनों को बोलते हुए मिलकर के डरते हैं, रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे वो जो काबिल दोस्त आप अभी बात कर रहे हैं आपके साथ हैं। जब्बार साहब कह रहे थे कि हम संविधान को मानते हैं। संविधान की स्टार्टिंग में उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि ये बड़े अच्छे तार्किक अच्छे वक्ता हैं। संविधान की बात आप करते हो, एक तरफ आप कहते हो कि कोर्ट कहीं गलत फैसला दे रहा है, यानी अगर संभल के अंदर वहां कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया, एक तरफ बोलते हैं संविधान को हम मानते हैं, एक तरफ कोर्ट पर उंगलियां मैं तो ये उठा रहे हैं चाहता था कि ये कोर्ट फैसला कोर्ट जानबूझकर से किसी नहीं हो, कार की आगे लगवा और रहा है। तो मुझे ये लगता फैसला है कि आपसी भाई आप भाईचारे में प्यार मोहब्बत जब्बार से हो साहब जाए। कहीं ना कहीं कुछ अपनी बातों में चंद गिरते जो हुए मुस्लिम नजर बड़े आते हैं। नाम हैं, या तो बड़े संविधान नेता की हैं, बात करो, वो ये या कह कोर्ट देते की हैं बात हिंदू को मानो, भाइयों से, या चलो फिर भाई, जहां राम गलती मंदिर हो रही तुम्हारे है सबसे उनको बड़े मानने की भगवान है कोशिश राम, करिए। हम फिरोज बख्श जी आपको एक हित एक करके करते वेट हैं, कीजिएगा अपने लेकिन टर्न का। उसके आगे किसी सैयद मस्जिद जवाद को स्क्रीन पर की लीजिएगा, जो चित्रावत जी के बुनियाद है साथ, उसके उसको नहीं बाद खोला जाएगा, नहीं खोदा कुरैशी जाएगा, साहब और बात खत्म हो जाती है। एक मिनट, और सौरभ दुबे एक जा बहुत रहे मिनट, हैं। बड़ा फिरोज काम साहब सुन करता है, लीजिए, चाहे हिंदू फिरोज हो या साहब सुन मुसलमान हो लीजिए। भाई मेरे। दोनों दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी बात बन सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अगर आप हमारे गौ माता को अगर काटते हैं, मारते हैं, तो ये उचित नहीं है देश के अंदर। अगर आप ईद पे इस प्रकार की बातें करते हैं तो उचित नहीं है। आपको भी सम्मान देना पड़ेगा ना, आपको भी ये तस्करी रोकनी पड़ेगी ना, आपको भी नहीं नहीं हिंदुओं की रावत जी, भावना को ख्याल रखना ही पड़ेगा। रावत जी, अगर आप मैटर ऑफ एक द तरफा फैक्ट ये बोलोगे है, तो मुझे लगता है गलत मैटर है। ऑफ द अब फैक्ट ये कि वापस आप उसी मुद्दे पे अपनी चले जा रहे हैं मजबूरी की और बात करते हो, अलग अलग चीजों को लेकिन एक साथ लाकर हिंदू जोड़ रहे की हैं। रावत जी, बात रावत जी, करते हैं। जी 1875 की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया और उस सर्वे के दस्तावेज में यह निकलकर सामने आया कि मंदिर के निशान अंदर हैं। जी अब जब 1875 की एक डिटेल्ड रिपोर्ट एएसआई की मौजूद है, दस्तावेज में है, जिसके बारे में सबको पता है, तो फिर वापस वहां जाकर उंगली करने की क्या आवश्यकता है? आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इस देश की सरकारी संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेज हैं, 1875 के दस्तावेज हैं कि भाई वहां पर मंदिर के निशान हैं। जब यह दस्तावेज मौजूद है तो फिर सर्वे की बात क्या हुआ? 1875 वाला एएसआई का सर्वे गलत है, तो फिर क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि भाई हिंदू मुसलमान कराने की मंशा है, शहर दर शहर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की पूरी मंशा ही है कि हिंदू मुसलमान करा जाए। और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं आपके लिए। पुर्तगालियों ने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए, इस पर गोवा सरकार ने कहा कि हम इतने मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हैं, यह नामुमकिन असंभव दिखने जैसा कार्य लगता है, लेकिन आज तक कोई उस बारे में बात नहीं करता है। आपको यकीन नहीं होगा रावत जी, पूरा गोवा में अकेले घूम के जब मैं रिपोर्टिंग पर था, मैंने देखा वहां कितनी मंदिरें हैं और उन मंदिरों का ऐतिहासिक प्रमाणिकता और उनकी कहानियां बहुत शानदार हैं, लेकिन कभी कोई बातचीत नहीं देखी। फिर मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं कि ये हिंदू मुसलमान कराने की मंशा के अलावा क्या नजर आता है इसमें? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये 1875 में ये बात हो चुकी है।
लेकिन हम दोबारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये देखिए 1875 का सर्वे है और आज भी भोजशाला धार के अंदर वहां सरस्वती देवी का मंदिर निकलता है, सर्वे के अंदर आज भी हरिहर मंदिर निकलता है। तो ये प्रूफ होता हाँ, है तो कि जो 1991 का वार्षिक एक्ट आप क्या खत्म कर देंगे? कैसे खत्म करेंगे? उस सर्वे कराने के बाद क्या? चलिए सर्वे टीम गई, सर्वे हो गया, 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद क्या? उसके बाद यह है कि हम सरकार को कह सकते हैं कि देखिए इतने मंदिरों के प्रूफ हमारे पास है, एएसआई की रिपोर्ट हमारे पास है, 1991 का वर्षिप एक्ट हटा करके इनको कहीं ना कहीं कैसे हटेगा सर? 1991 का वर्षिप एक्ट हटा दीजिएगा तो फिर तो हर दूसरे मंदिर मस्जिद पर दावे होने लग जाएंगे। जब 370 हट सकती इसी है तो विवाद को 1991 कंट्रोल करने के लिए तो किया गया था ये कि देश में हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़ें। विवेक जी 370 हट सकती है ना, तो ये ठीक है। 1991 से एक्ट भी हट सकता है, क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता के लिए चुनी जाती है, जनताओं की आस्था, जनताओं की प्रोग्रेस और भावना के लिए होती है। आज हमारे सैयद जवाद, दानिश कुरैशी और उसके बाद सौरभ दुबे जी। सैयद जवाद, मैं ये कह रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो कोर्ट का आदेश जो है 6 दिसंबर 1992 में लागू था या नहीं था? डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी मस्जिद, ये हम नहीं कह रहे। और किस तरीके से हुई थी उस वक्त कोर्ट का आदेश, और उस वक्त के एग्जेम्पशन है मौजूदा उसमें। मुख्यमंत्री को आप सैयद जवाद, बाबरी जो ढांचा था उसको एग्जेम्पशन था उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था उसका जब ये एक्ट बना है। आपको आप पढ़ लीजिए इसको, क्या है इसका डिटेल। अरे भाई विवेक भाई, इतना वक्त हो गया मुझे, और मुझे पढ़ा हुआ है सारी चीजें। और काहे के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री को फिर सजा हुई थी 1 दिन की? चलिए बता दीजिए, क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्या कहा गया? और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, शायद ना समझे होंगे।